हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरण्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि विच इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में 5 फाइलम था, उसमें से किस फाइलम को एम्फीबिया बोला गया। पहले यह समझना है कि एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। एम्फीबियन दैट इज डुअल मोड ऑफ लाइफ, डुअल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। दैट इज देखिए फ्रॉग, फ्रॉग को हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं क्योंकि वह दोनों जगह रहता है। एक वह वाटर में रहता है और दूसरा वह टेरेस्ट्रियल दैट इज वह जमीन में रह लेता है, इसीलिए इसको हम एम्फीबिया बोलते हैं। तो प्लांट के केस में ऐसा कौन सा प्लांट है या ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाला जो प्लांट्स है वह दोनों जगह रहेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें एम्फीबिया बोलने का रीजन ये है कि यह रहेगा तो टेरेस्ट्रियल में, जमीन में रहेगा। कहाँ? जमीन पे। लेकिन वह डिपेंड किस पर रहेगा? तो वह डिपेंड रहेगा वाटर पर। वाटर पर क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। किस लिए? तो ट्रांसफर करने के लिए गैमेट्स को, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए, मेल गैमेट को फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए वह डिपेंड रहेगा वाटर पर। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। अब जिस प्लांट में ऐसा पाया जाएगा और वह प्लांट जिस फाइलम में रहेगा उसको पूरा बोलेंगे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये आंसर क्या होगा इसका? ब्रायोफाइट। आप लोग पढ़े होंगे कि पूरे प्लांट किंगडम को 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला एल्गी था, दूसरा था ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट एंड चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। जो सेकंड नंबर वाला है ब्रायोफाइट वही है, उसी को बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज। किसी एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? देखो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितना एंजाइम्स है सभी क्या है? प्रोटीन है, एक्सेप्ट छोड़ के किसको? तो राइबोजाइम को छोड़ के। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि सभी एंजाइम प्रोटीन है राइबोजाइम को छोड़ के। अब यहां पे बोलता है कि इस एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट्स है वह प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? तो यह एंजाइम जो प्रोटीन से बना हुआ है वह प्रोटीन पार्ट का नाम है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है। अब यहां पे एक और बात, यह एंजाइम जनरली एक्टिव है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव रहते हैं और वह एक्टिव तब होता है जब उसमें कोई नॉन प्रोटीन या सब्सटेंस आके बाइंड करता है, वह नॉन प्रोटीन होता है। नॉन प्रोटीन, ये नॉन प्रोटीन का क्या नाम है? तो नॉन प्रोटीन का नाम है आपका क्या है? आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। जिसमें आपका कोफैक्टर जो कि कोई एंजाइम के अंतर्गत आता है। एक एग्जांपल हम लोग कोफैक्टर ले सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ले सकते हैं, आपका क्या है? जिंक ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के फादर किसको बोला गया? जनक किसको? तो ये सीधा आंसर क्या होगा? लिन्नाइयस। सीधा आंसर क्या होगा? लिन्नाइयस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट मतलब होता है काम पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक कहने का मतलब है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो काम हुआ वह ऑक्सीजन के अब्सेंस में हुआ है, ठीक है। अब इसको तोड़ा जा रहा है, किसको तोड़ा जा रहा है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कितने तरीके से तोड़ा जाता है? तो ग्लूकोज को 2 तरीके से, एक एरोबिक और एक एन एरोबिक। जैसे ये एन एरोबिक टूटा, तो एन एरोबिक टूटा तो 2 चीज बनेगा, एक हमारे मसल्स और दूध में लैक्टिक एसिड बनेगा और रिजल्ट में, और एक अगर फर्मेंटेशन होता है, दारू अगर बनता है तो वहां पे एल्कोहल प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। एक ये एनारोबिक बात कर रहे हैं, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बनेगा वह इसका रिजल्ट बनेगा ATP, और एक
एक ग्लूकोज टूटेगा तो टोटल 38 एटीपी क्या है बन के निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्रेंज एनाटोमी इज फाउंड इन, क्रेंज एनाटोमी, देखो ये जो इस तरह के एनाटोमी जो देखने को मिलता है वह ज्यादातर धूप में रहने वाला प्लांट में मिलता है, दैट मेज, शुगर कैन, मेज मक्का, शुगर कैन वगैरह में देखने को मिलता है, शुगर कैन। इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं, तो C4 प्लांट बोलते हैं, ठीक है। C4 प्लांट का एक और नाम है, वह नाम है हैच एंड स्लेक पाथवे, हैच एंड स्लेक प्लांट या पाथवे, ठीक है, ये नाम बोला जाता है पाथवे, ठीक है। यहां पर इस तरह का एनाटोमी में दो सेल होता है, एक मेजोफिल सेल होता है, एक मेजोफिल है और दूसरा क्या है, बंडल शीथ है। एक मेजोफिल है और बंडल शीथ, मेजोफिल और दूसरा है बंडल शीथ, बंडल शीथ, ये दो पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्रेंज एनाटोमी हमको C4 प्लांट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, देखो इनफ्लोरेसेंस क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस बोलता है कि किसी प्लांट्स में फ्लावर का अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। देखो किसी प्लांट में जो फ्लावर्स होता है वह नए फ्लावर्स टिप में दैट इज अग्रभाग में होता है और पुराने फ्लावर जो है वह बेस में होता है, ठीक है। जैसा कि इस तरह का अरेंजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लावर न्यू नया है और साथ में स्मॉल भी है, छोटा भी है। ये फ्लावर ओल्ड हो गया है और साथ में साइज में लार्ज भी है। ये फ्लावर टिप में देखने को मिल रहा है, ये फ्लावर बेस में देखने को मिल रहा है। अगर किसी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट इस तरीके से है जिसमें नया और स्मॉल फ्लावर टिप में, पुराना और ओल्ड फ्लावर बेस में है, तो वैसे फ्लावर का अरेंजमेंट को हम लोग रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस द स्मॉलेस्ट और न्यूएस्ट फ्लावर इज, जो स्मॉलेस्ट है, छोटा और न्यूएस्ट है, उसको कहाँ रहेगा, इज एट द टॉप। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेयर डज क्रेब साइकिल अकर, क्रेब साइकिल कहाँ देखने को मिलेगा। देखो क्रेब साइकिल कब देखने को मिलेगा ये भी है, जैसे ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को 2-3 स्टेप में टूटता है। पहला स्टेप जो है वह ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप है वह क्रेब साइकिल है और तीसरा है ETC या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। कौन कहाँ कहाँ चलता है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनल्स और आपका लिक्विड है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। लिक्विड का क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में जो चलेगा वह ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा। इसी के अंदर, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स जिसका यूज करते हैं ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाने में, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम है मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में एक साइकिल चलता है, वह साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ आंसर आपको मिल गया होगा कि वेयर डज क्रेब साइकिल अकर, क्रेब साइकिल कहाँ देखने को मिलेगा, तो क्रेब साइकिल जो मिलेगा वह माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है वहां पर यह साइकिल रन करेगा। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि जिब्रेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर इन। देखो जिब्रेलिन पहले है क्या, जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो राइस के प्लांट में देखा गया। हुआ ये था कि राइस के प्लांट में जो है वह क्या हुआ था, ये फंगस लग गया था। राइस का प्लांट था जिसमें कुछ प्लांट राइस का क्या हो गया था, वह बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। इसका रीजन ये था कि इसमें क्या लग गया था, फंगस लग गया था, ठीक है। फंगस यहाँ पे लग गया था। फंगस लगने से ये जो फंगस है वह क्या सिक्रेट किया, एक हार्मोन जिसका नाम था जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन की वजह से यहाँ इसका लेंथ जो है वह बढ़ गया। तो इसका जो डिस्कवर हुआ वह कहां पर हुआ, वह फंजाई में सबसे पहले इसको जो ये निकला हुआ
कहां से निकला, फंजाई में, बाद में इसको अलग अलग प्लांट में देखा गया। एंड फिर बोलता है कि इसका मेन काम क्या है, तो मेन काम है कि किसी भी स्टेम का, जैसे ये नोड, गांठ को क्या बोलते हैं, नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड, और दो नोड के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, इंटर नोड, इंटर नोड। तो यहां पे ये क्या करता है कि इंटर नोड की लंबाई को क्या करता है, बढ़ा देने का काम करता है। कौन बढ़ा देने का काम करता है, तो इंटर नोड की लंबाई को जिब्रेलिन बढ़ा देता है। इसका यूज जनरली कहां होता है, तो इसका जो यूज होता है वह जनरली जो है वह आपका शुगर कैन, दैट इज जो गन्ने का खेती होता है उसमें किया जाता है, ताकि उसका लंबाई को बढ़ाया जा सके, उपज को बढ़ाया जा सके। ओके, तो क्या हम लोग देखें, जिब्रेलिन को सबसे पहले जो नोटिस किया गया था वह राइस के प्लांट में, क्योंकि राइस का प्लांट में या कुछ प्लांट नॉर्मल था, जो कि कुछ प्लांट बढ़ गया था। उसमें क्या देखा, उसमें फंगस देखा, फंगस में यह हार्मोन क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का ऑप्शन है, क्या ये डिपेंड है लाइट पे या डज नॉट डिपेंड है लाइट पे। तो केल्विन साइकिल किसको बोलते हैं, पहले ये समझो। पूरे क्लोरोप्लास्ट में आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट डबल वाल स्ट्रक्चर है, डबल वाल स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर सिक्के जैसी संरचना होती है जिसका नाम है थैलाक्वाड, ये डबल वाल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो सिक्के जैसी संरचना इस प्रकार होती है इसका नाम है थैलाक्वाड, ठीक है, थैलाक्वाड। अब यहाँ पे देखो ये थैलाक्वाड हो गया, और ये थैलाक्वाड अंदर में कुछ लिक्विड है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अस्ट्रोमा, अस्ट्रोमा। देखो यहाँ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, ये सूरज की रोशनी है, तो थैलाक्वाड के मेम्ब्रेन में एक रिएक्शन चलते रहता है, इस रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है, लाइट रिएक्शन, जो थैलाक्वाड के मेम्ब्रेन में चलेगा। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो लिक्विड है जिसका नाम अस्ट्रोमा है, यहाँ पे दो साइकिल चलते रहता है, एक साइकिल का नाम C3 साइकिल है और एक का नाम C4 साइकिल है, जो कि एक ही में नहीं अलग अलग प्लांट में ऐसा देखा जाता है। तो केल्विन साइकिल जो है वह डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, लाइट पर डिपेंड नहीं होता है। देखो केल्विन साइकिल यानी C3 और C4 साइकिल के दौरान होता क्या है ये भी समझो। इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया जाता है। जबकि लाइट रिएक्शन के दौरान जो थैलाक्वाड के मेम्ब्रेन में हुआ उस दौरान ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 का क्या होता है, निर्माण होता है, और इसी का यूज किया जाता है कौन सा साइकिल में, C3 और C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाने में। इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा चार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर इन, क्रॉसिंग ओवर कहां से रिलेट कर रहा है पहले ये समझना पड़ेगा। आप लोग को सभी को पता है कि मियोसिस एक डिवीजन का टाइप है जो कि गैमेट्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। उसका दो टाइप है, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में आपका जो एक फेज है, मियोसिस 1 में जो फेज है उसमें एक फेज है प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, ये आपका फेज है। उसी तरह मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 चलेगा, मेटाफेज 2 चलेगा, एनाफेज 2 चलेगा और टेलोफेज 2 चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फेज में कैरियोकाइनेसिस, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस, फिर ये कैरियोकाइनेसिस, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस। इसमें से ये जो फेज है इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो ये प्रोफेज है। बोले क्यों, क्योंकि ये आगे चल के 5 भागों में डिवाइड कर जाता है, जिसमें से एक फेज है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, दूसरा फेज है जाइगोटीन, तीसरा फेज है पैकेटीन, पैकेटीन, चौथा फेज है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, एंड पांचवा फेज है डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये पांचवा फेज है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 5 फेज में आपका डिफरेंशिएट करता है, इसलिए सबसे लंबा फेज है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर अकरिंग, कौन सा फेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि जैसे ये क्रोमोजोम है, इस प्रकार से क्रोमोजोम का आर्म है, ठीक है, इस प्रकार से। चलो इसको हम अच्छे से बनाते हैं। ये है इस प्रकार से एक सिस्टर होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, और एक इधर से ले लेते हैं। ये आपस में अभी इस प्रकार से क्रॉस हुआ है, ठीक है। कुछ समय बाद कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका आपस में क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। ये रहा, इसमें एक्सचेंज कर लिया,
ये हिस्सा इसमें एक्सचेंज कर लेता है और ये हिस्सा इसमें एक्सचेंज कर लेता है। ये जो आपस में एक्सचेंज हुआ है, ये जो आपस में एक्सचेंज हुआ है, इसी एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के में क्या करना? सेगमेंट को चेंज करना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जो कि कौन सा फेज में होगा? तो ये जो होगा वह आपका पैकेटिन स्टेज में होगा। प्रोफेज 1 का पैकेटिन स्टेज में, ये फेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज रिलेटेड टू, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला गया है? देखो, प्रोटीन का जो फैक्ट्री बोला गया है, प्रोटीन फैक्ट्री वह किसको बोला गया है? तो प्रोटीन फैक्ट्री जो बोला गया है वह बोला गया है राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को बोला गया है। ये राइबोसोम का कितने टाइप्स है? तो राइबोसोम का 2 टाइप्स है। एक राइबोसोम है 70S टाइप और एक राइबोसोम है 80S टाइप। 70S टाइप में जो राइबोसोम है उसका 2 हिस्सा है, 2 सब यूनिट है। एक बड़ा सब यूनिट जिसको 50S बोला जाता है और 30S। इसको जोड़ मत देना कि 50 + 30 = 70, नहीं 80, 70 लिखा गया, ऐसे नहीं जोड़ना। ये 7 वर्ड यूनिट के अनुसार से है और ये 80S है तो इसका एक यूनिट 60 है और दूसरा यूनिट 40S है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट को भी ध्यान रखना है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा राइबोसोम कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो 70S राइबोसोम है वह जनरली प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स। और जो 80S है वह यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज रिलेटेड टू, प्रोटीन सिंथेसिस किससे रिलेट कर रहा है? तो ऐसे भी ये आंसर जो है वह राइबोसोम इसका क्या है, ये अलग सा दिखता है, तो यही राइबोसोम इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द 2 नेम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 नेम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसीड्योर है, एक तरीका है जिसके तहत सभी जीवों को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, एक बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है। दैट इज, जैसे ह्यूमन का एक नाम है, ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो नाम है वह होमो सेपियंस 2 वर्ड यूज किया गया, एक वर्ड होमो, दूसरा वर्ड सेपियंस। होमो वर्ड किसके क्या है? तो होमो वर्ड जो इंडिकेट करता है वह जीनस को इंडिकेट करता है, सेपियंस वर्ड स्पीसीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, पहला। दूसरा, इसका एक नियम है कुछ, अच्छा ये होमा लिखा गया, ये वर्ड होमो होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कुछ और रूल्स है। जब हम जीनस वर्ड का यूज करेंगे तो पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल, पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल, बड़ा होगा। जबकि जब हम स्पीसीज लिखेंगे तो पहला वर्ड क्या होगा? स्मॉल होगा। ये आपका दूसरा। तीसरा यहाँ पे बोलता है कि जब हम इसको हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन किया जाता है और सेपरेट रूप में, और जब हम इसको टाइप करेंगे, टाइपिंग करेंगे तो हम इसको इटालिक में टाइप करेंगे। ओके, ये कुछ रूल है किसका? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। क्या बताएं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक तरीका है, साइंटिफिक प्रोसीड्योर है जिसके तहत सभी जीवों को एक बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है। इसमें 2 वर्ड यूज किया जाता है, एक वर्ड जो होमो कहलाता है, दूसरा वर्ड सेपियंस होता है। इसका लिखने का तरीका यह है कि जब हम होमो वर्ड यूज कर एक वर्ड आपका जो होमो है वह जीनस को इंडिकेट करता है, सेपियंस जो स्पीसीज को। तो यहाँ पे होमो जब लिखेंगे, जीनस को इंडिकेट करेंगे, इसमें पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल, जबकि स्पीसीज का वर्ड जो है वह क्या होगा? आपका स्मॉल। दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे और जब टाइप करेंगे तो इटालिक में क्या करेंगे? हम टाइप करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 नेम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, तो इसका आंसर क्या होगा? जीनस प्लस स्पीसीज कहीं है? हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस का डिवीजन या न्यूक्लियस का फ्यूजन लगातार होते रहती है। जैसे मान ले कोई सेल आपस में सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन रहा है, दैट डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरियो, और अगर डिवीजन हो रहा है तो काइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को हम लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। कुछ और यहाँ पर अगर हम देख ले, अगर मान ले कोई 2 गैमेट्स का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहा है तो हम उसमें कैरियो ना लिख के क्या लिखेंगे? आपका कैरियो लिखेंगे, कैरियो काइनेसिस ना लिख के हम लोग कैरियोगेमी लिखेंगे। गेमी का मतलब फ्यूजन, दैट इज फ्यूजन हो रहा है किसका? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस का आपस में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। इसी तरह अगर मान ले एक और कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि मान ले कि प्लाज्मोगेमी बोलता है या साइटोकाइनेसिस बोलता है कि कोई सेल डिवाइड करके दो सेल बन रहा है या कोई दो सेल आपस में फ्यूज हो रहा है, तो हम उसके लिए कैसा वर्ड यूज करेंगे। तो अगर मान ले कोई सेल की बात किया जा रहा है तो उसके लिए साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटो मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, दैट इज सेल का डिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मोगेमी का बात करें तो प्लाज्मोगेमी में डिवीजन ना होके क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ सेल का आपस में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस हम लोग बोलेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक रिस्पायरेटरी डिजीज है। जब हम हेवी स्मोकिंग करते हैं तो हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो सिलिया लगा होता है, जैसे ये रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ओके, और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है, इसमें जो अंदर में हेयर जैसा जो सिलिया लगा होता है वह गर्म धुओं की वजह से जल जाता है, बर्न कर जाता है, इससे नॉन फंक्शनल हो जाता है, और हवा के साथ जो धूल धक्कर आता है वह सब लास्ट में जो लंग्स का जो सबसे आखिरी हिस्सा है एल्वुलाई में जाके वह जमा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्फाइसेमा जो डिजीज है, अब वो जमा हो जाएगा, क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होगी। तो एम्फाइसेमा जैसे डिजीज है वह किससे रिलेटेड करता है, तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेट है, दैट इज सांस लेने में क्या होता है, कठिनाइयां होती है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। देखो टोटल एनिमल को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया, जिसमें से कुछ फाइलम के पास, एक फाइलम के पास क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ मिलता, कौन सा फाइलम है, तो देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा कि वह इकाइनोडर्माटा मिलता है, तो इसका आंसर ये होगा। इसी से मिलता जुलता एक और सिस्टम है जिसका नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। क्या नाम है, वाटर कैनाल सिस्टम, और एक नाम इसको बोला है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इसी का दूसरा नाम है। तो ये दोनों सिस्टम, ये जो दोनों वर्ड है एक ही सिस्टम है, इसको दो तरीके से बोला गया है। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, किस फाइलम में देखने को मिलता है, तो ये जनरली जो देखने को मिलेगा वह पोरीफेरा में, जो फर्स्ट फाइलम है उसी में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में, जबकि वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोरीफेरा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोलता है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी तो के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ह्यूमन में पाया जाता है, पूरा मैमल से पाया जाता है। तो किडनी का सबसे छोटा संरचनात्मक और फंक्शनल क्रियात्मक इकाई क्या है, यूनिट क्या है। देखो यूनिट दैट इज किडनी का डायग्राम, आपको ये जो डायग्राम बनेगा इससे आप लोग पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये जो है वह क्या है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से है, वह नाम है उसका बोमेन कैप्सूल, इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आया और नीचे की तरफ जाता है वह है हेनले लूप, और इस प्रकार से ये क्या है, ये रिटर्न आ जाता है, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है। यहाँ पे इसका नाम सभी को पता है कि यह नाम क्या है, इसका नाम है बोमेन कैप्सूल इसका नाम है। फिर इसका नाम है आपका PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका नाम है DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका नाम है हेनले लूप, जिसमें से ये डिसेंडिंग लिम्फ और ये असेंडिंग लिम्फ, ये कलेक्टिंग डक्ट, इस प्रकार से नाम है। अब यहाँ पे पूछता है कि किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, जिसकी नंबर 1 मिलियंस के आसपास प्रत्येक किडनी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पेसमेकर क्या है। हम लोग ये समझते हैं कि पेसमेकर किसको बोला गया है, तो पेसमेकर एक मशीन होता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जैसे इसका हार्ट जो है वह बीट नहीं हो पाता, उसमें एक मशीन लगाया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स निकलता है। हमारे हार्ट में ऐसा कहाँ है जो ऐसा देखने को मिलता है, देखो हार्ट का डायग्राम कुछ नॉर्मल डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जिसमें से आपका कुछ पार्टीशन है, आपका 4 चैम्बर हार्ट है ह्यूमन का, तो ह्यूमन का 4 चैम्बर में सबका नाम है, ये आपका लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ आपका राइट आर्टरिया के
इस कोना में एक नोडल टिश्यू पाया जाता है, जहां से इस नोडल टिश्यू से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। यह इलेक्ट्रिक इंपल्स जब जनरेट होता है तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब वह नहीं होता है तो वह रिलैक्स होता है। इस नोडल टिश्यू का नाम क्या है? तो इस नोडल टिश्यू का नाम है इसका SA नोड। SA नोड का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका S फॉर साइनो, A फॉर आर्ट्रियल और N फॉर नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसी को ये पेस मेकर की तरह इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने वाला एक नोडल टिश्यू है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ऐसे नोड को पेस मेकर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितना बार सेल वॉल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 250 सेल। मतलब बोल रहा है कि कितना बार एक सेल या सेल वॉल डिवाइड करता है तो 256 सेल बनता है। चलो हम लोग देखते हैं कि कितना बार डिवाइड करेगा। जैसे एक सेल है, फर्स्ट बार डिवीजन किया तो 2 सेल बनाया, तो फर्स्ट बार डिवीजन किया, दूसरा बार डिवाइड करेगा तो 2 से कितना बनेगा? तो 2 से माइटोसिस करेगा तो प्रत्येक सेल से 2, तो दूसरा बार डिवीजन करेगा तो आपका 4 बना। मतलब एक सेल था, पहला डिवीजन हुआ तो 2 सेल बना, दूसरा डिवीजन हुआ तो 4 सेल, नेक्स्ट डिवीजन होगा तो 8 सेल बनेगा, नेक्स्ट डिवीजन होगा तो 16, 32 सेल बनेगा, 64, 128 और 256 बनेगा। अब डिवीजन का टाइप देखो, ये पहला डिवीजन हुआ, ये दूसरा डिवीजन हुआ, ये तीसरा डिवीजन होगा, ये चौथा डिवीजन होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ठीक है, ये सातवां होगा और ये आठवां। ये आठवां डिवीजन में यह कितना सेल बन जाएगा? 256। तो एक सेल को अगर 256 सेल बनना है तो उसके लिए कितना बार माइटोसिस करना पड़ेगा? तो 8 बार माइटोसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर, डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? आप लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे, तो सेल साइकिल में क्या पढ़े होंगे? तो सेल साइकिल में देखे होंगे कि ये एक सेल है, सेल साइकिल में ये इस प्रकार से, यहाँ पे आपका 2-3 फेज देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक फेज का नाम G1, इस फेज का नाम S, इस फेज का नाम G2, G0, ठीक है, नहीं उल्टा लिखा गया, सॉरी, इसका नाम है G2। यहाँ पे एक फेज होता है जिसका नाम है G0, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे ये है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे ये है आपका प्रोफेज, ये मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और ये हो गया साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैरियोकाइनेसिस दैट इज एक्चुअल डिवीजन न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस दैट इज एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल, कुछ देर पहले बताया। लेकिन यहाँ पर जो 3 फेज है, कौन सा 3 फेज? ये तीनों फेज G1, S और G2, ये तीनों फेज का नाम है, इस फेज का नाम है प्रीपेरेटरी फेज या प्रीपेरेशन फेज, प्रीपेरेटिव फेज। इसका और नाम है आपका क्या है? रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है, रेस्टिंग फेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा फेज में तो आपका डीएनए का सिंथेसिस होगा। देखो ध्यान रखना है कि G1 फेज में सभी ऑर्गेनल्स समझ में आता है, जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ये सभी का डुप्लीकेशन होगा एक्सेप्ट डीएनए और सेंट्रियोल को छोड़ के। एस फेज एक ऐसा फेज है जहां पे डीएनए न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल, ये दोनों का क्या होता है? ये दोनों का डुप्लीकेशन होता है। डाटे डुप्लीकेशन कहने का मतलब है उसका कॉपी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होगा? तो इसका होगा एस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन इज आल्सो नोन है। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो हार्मोन्स है वह कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो पहले ये समझना पड़ेगा। तो ये जो हार्मोन्स है, जैसे आप लोग किडनी का डायग्राम पढ़े होंगे, किडनी इस प्रकार से किडनी का डायग्राम है, इस प्रकार से। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, ये हो गया किडनी, और किडनी के ऊपर का ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो यहाँ पे बोलता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड और एक किडनी, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड का 2 हिस्सा, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है, ये मेडुला रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन, ये मेडुला।
ये वाला। तो बोलता है क्या है कि ये हार्मोन्स कहाँ से निकला, तो हम लोग बोलेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला रीजन है यहाँ से ये इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन निकला। कब निकला, तो जब इमरजेंसी थी तब, इमरजेंसी थी तब, तो इसको इमरजेंसी हार्मोन, जैसे सिचुएशन कुछ इस तरह का है जिसमें निपटना है, तो इस समय ये हार्मोन्स बॉडी में क्या होता है, रिलीज होता है। इसको और नाम से जाना जाता है, एक नाम फियर हार्मोन के नाम से और दूसरा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे बोल रहा है कि यह आल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे, तो एक इमरजेंसी हार्मोन बोलेंगे, दूसरा फियर हार्मोन बोलेंगे और तीसरा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलेंगे। कहां से निकला, तो एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड से कहां निकला, तो एड्रिनल ग्लैंड का दो हिस्सा, एक आउटर एक इनर, आउटर का कॉर्टेक्स, इनर का मेडुला, तो निकला मेडुला से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि लार्जेस्ट ब्रेन इज, ब्रेन के बाद बोला, तो ब्रेन को बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। पूरे ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक भाग जो कि फोर ब्रेन कहलाता है, एक भाग जो कि मिड ब्रेन कहलाता है और एक भाग जो कि हाइंड ब्रेन कहलाता है। 3 ब्रेन है, ब्रेन का 3 हिस्सा है। फोर ब्रेन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो फोर ब्रेन में सबसे बड़ा जो हिस्सा देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है सेरिब्रम का, सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट फर्स्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट, ये सबसे पहला। उसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा, ऑल्फैक्टरी लोब, जो सूंघने में मदद करता है, ऑल्फैक्टरी लोब। इसके बाद मिलेगा हेड ऑफ हिप्पो, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो दैट इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। और बाकी का फॉर्मूला, बाकी का फुल फॉर्म क्या है, H फॉर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, A फॉर अमिगडाला, अमिगडाला, और T फॉर थैलेमस, थैलेमस। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ब्रेन, तो सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा है, सेरिब्रम, यही इसका क्या होगा आंसर। एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो हैंड ब्रेन में पाया जाता है उसका नाम है सेरिबेलम, क्या नाम है, सेरिबेलम। तो इसका ये हो जाएगा क्या, सेकेंड में, ये दूसरा में हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट। और जो पहला प्राइमरी है, फर्स्ट लार्जेस्ट, वह क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, फर्स्ट है, ठीक है। इस प्रकार से एक जो है वह ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, पहले ये समझते हैं कि पॉलीमर जब एक रहता है कोई तो हम उसको बोलते हैं एक को मोनोमर, लेकिन जब 2 हो जाता है तो डाइमर, 2 हो गया तो दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे डाइमर, 3 होगा तो ट्राइमर, 4 होगा तो टेट्रामर। इस प्रकार से जब कोई सीक्वेंस बहुत बार रिपीट किया है तो हम उसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, पॉलीमर। अब यहाँ पे किसका बात कर रहा है, सेलुलोज। तो सेलुलोज का जो निर्माण होता है वह ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ढेर सारा रिपीट करके हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर C नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज प्रेजेंटेड, बॉल एंड सॉकेट, देखो पहले ये समझना है कि ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है कहाँ। जैसे ये हाथ है, ये हाथ का आर्म का जो ज्वाइंट है यहाँ पे आपका ग्लेनोइड कैविटी में, तो यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी, कैविटी खाली जगह इस प्रकार से, और बोन का जो अग्रभाग है इस तरह से स्वेल रहता है, जो इसमें फुला हुआ रहता है, और इस प्रकार से क्या करता है, राउंड करते रहता है। ऐसा जो ज्वाइंट है वो हमारा शोल्डर में देखने को मिलता है, और ये जो आपका हिप बोन और जो थाई का बोन फीमर उसमें एसिटाबुलम में देखने को मिलता है। तो इसका सीधा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज, देखो ऑर्गेनिज जितने हैं उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिलीज करने वाला है वह 3 तरह के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज जो रिलीज करता है वह अमोनिया रिलीज करता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। अमोनिया वैसे एनिमल्स रिलीज करेगा जो जनरली रहेगा कहाँ पे, वाटर पे। बोले क्यों, क्योंकि इसको रिलीज करने में यह हाईली टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है, और चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर,
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो पानी में रहता है उसको पानी की कमी नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और एक और जो अमोनिया रिलीज करता है वैसे एनिमल को हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं, अमोनोटेलिक। ये क्वेश्चन यहां से आंसर इसका मिल जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट टॉक्सिक है, ये भी है, और जो पानी में रहता है वही इसको सिक्रीट करता है। नेक्स्ट बोलता है क्या, नेक्स्ट तुम्हारा दूसरा जो आपका है, जो आपका नाइट्रोजन बेस्ड हुआ है यूरिया। यूरिया जनरली लेस टॉक्सिक होता है, थोड़ा सा कम जहरीला है, लेस टॉक्सिक, और ये जहरीला कम है। साथ में इसको जो है वह मैमल्स जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि इसको बहुत कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और जो एनिमल यूरिया रिलीज करेगा उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक वैसे एनिमल्स को बोलेंगे जो यूरिक एसिड रिलीज करता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक, और इसको रिलीज करने में वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये कौन सा एनिमल रिलीज करेगा, तो जनरली इंसेक्ट ऐसा कर सकता है, इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल, ये सब रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंसेक्ट, लिजार्ड, दैट इज रेप्टाइल के अंदर बर्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन ह्यूमन हार्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड इन, ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात किया जा रहा है। देखो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ये ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में आपका जो यहां पे जो कप लगा हुआ है, यहां पे जो लगा हुआ है वह कप ट्राइकस्पिड है, 3 कप जैसा, यहां पे 2 कप जैसा है, इसका नाम बाइकस्पिड है, इसका नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इसका एक और नाम है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। और इसका नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो देखो कौन कहां कहां पाया जाता है, तो ये राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ह्यूमन हार्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज ये इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज और जान लेते हैं, जब ये दोनों वॉल्व एक साथ क्लोज होता है तो हार्ट में पहला साउंड क्रिएट होता है जिसका नाम है लब या लूप, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है। एक दूसरा हार्ट साउंड और क्रिएट होता है, हार्ट साउंड दूसरा ये है कि यहाँ पर भी वॉल्व लगा होता है, इस प्रकार से पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पर भी आपका आउटा है, यहाँ पर दोनों तरह, इधर से भी वॉल्व, इधर से। इस वॉल्व का नाम है सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। और ये जो सेमी लूनर वॉल्व है, यह जब क्लोज होता है तो हार्ट में दूसरा साउंड क्रिएट होता है और दूसरा साउंड का नाम है डब। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हार्ट का साउंड का नाम है लब या लूप, दूसरा साउंड का नाम है डब। पहला हार्ट साउंड, पहला जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा तब, और दूसरा हार्ट साउंड सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होगा तब। तो इसका इस आंसर के साथ साथ ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कार्टिलेज इज, कार्टिलेज जो है वह हमारा सॉफ्ट पार्ट हो, जैसे कान में है ये सॉफ्ट पार्ट है। यह क्या है, तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है, तो इसका सीधा आंसर आपका ये होगा। फिर बोलता है वार्म ब्लडेड एनिमल आर, वो आर होगा, एरिया लिखा गया, वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड क्या है, देखो पूरे जितने भी एनिमल्स हो वह 2 तरह के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड, एक कोल्ड ब्लडेड। ये सर ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड कहने का क्या मतलब है, तो वार्म ब्लडेड कहने का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हर हालत में मेंटेन रहता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर कभी फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो वैसे एनिमल्स जिसमें इस तरह का कंडीशन पाया गया तो हम वैसे एनिमल को वार्म ब्लडेड बोलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसका बॉडी का टेम्परेचर बाहरी वातावरण टेम्परेचर के आधार पर फ्लक्चुएट कम या ज़्यादा होने लगता है, तो उसको हम
कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो वार्म ब्लडेड है? तो इसमें दो ही एग्जाम्पल याद रखना है। एक एग्जाम्पल याद रखना है मैमल्स, जितने भी जानवर आते हैं, और एक एग्जाम्पल याद रखना है एप्स, दैट इज बर्ड्स। बाकी जितना है सभी क्या है? तो सभी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर एप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म सीधा अगर जानोगे तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। ये सही आंसर है। लेकिन ये निकला कहां से, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस का डायग्राम ध्यान में होगा। ये हाइपोथैलेमस और ये हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ओके, ये रहा पिट्यूटरी का। तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो आपका थैलेमस, जो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस का दो हिस्सा है। एक हिस्सा को बोलते हैं फोर ब्रेन, और एक हिस्सा को बोलते हैं मिड आपका सॉरी ये रॉन्ग हो गया। हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से एक हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर, और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन रिलीज होता है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन का नाम है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसी का एक और नाम है वेसोप्रेसिन। ये क्वेश्चन ये हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कहां से निकला? तो बोले पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तीसरा, चौथा बोलता है कि क्या ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद सीक्रेट करता है या हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो हाँ, इसका आंसर ये होगा कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। ये आपका न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, और यहाँ पे क्या है? ये हार्मोन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन को स्टोर, तो बनाया कौन, सीक्रेट कौन किया? हाइपोथैलेमस, और रिलीज कहां से हुआ? तो ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन अर्थवर्म दैट इज केचुआ की बात किया जा रहा है, एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत आता है। नेफ्रिडिया आर, तो ये एनेलिडा के अंतर्गत आएगा, और एनेलिडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वह क्या है? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इंसेक्ट कौन सा फाइलम के अंतर्गत है? इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत है। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम के अंतर्गत आता है। ये लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट में पूछता है, तो सेकेंड लार्जेस्ट को भी ध्यान रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम वह है आपका मोलुस्का। इसको भी ध्यान रखना है, इसके बाद पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसेक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा वह माल पीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा। माल पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, तो टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास आज हम लोग किए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब जितनी भी वीडियो है ये सभी यही चैनल में अपलोड होगी, आरएनए बायोलॉजी क्लासेस में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, अपलोड हुई थी, लेकिन चैनल में कुछ खराबी होने की वजह से चैनल को डिलीट करना पड़ा और पुनः ये चैनल को बनाना पड़ा। तो अभी जो है वह एक ही वीडियो अपलोड है, ये दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, और इस तरह से लगातार आपका पूरे जो है वह साल भर